हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी टी एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। पढ़ने वाले हैं रेबीज, मलेरिया, डेंगू का लेक्चर नंबर हम 4 पढ़ने वाले हैं। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 30 क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है रेबीज वायरस किस परिवार से संबंधित है। पी कोरोना वीरिडे या आर्थोमिक्सो वीरिडे या रेब्डोवीरिडे या कोरोना वीरिडे। तो कह रहा है कि हमारा जो रेबीज वायरस किस परिवार से संबंधित है, तो हमारा रेब्डोवीरिडे से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है मलेरिया से प्रभावित होने वाला मुख्य अंग कौन सा है। फेफड़े, जिगर और प्लीहा, आंतें, गुर्दे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिगर और प्लीहा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डेंगू वायरस का संक्रमण किस कोशिका को प्रभावित करता है। न्यूरॉन्स, प्लेटलेट्स, एंडोथीलियम कोशिकाएं या माइक्रोफेज। तो कह रहा है डेंगू वायरस संक्रमण किस कोशिका को प्रभावित करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोफेज। नेक्स्ट कह रहा रेबीज का वायरस किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र से में अधिक समय तक संक्रामक रहता है। तो रेबीज का वायरस किस प्रकार के जलवायु में क्षेत्र में अधिक समय तक क्या होता है, संक्रामक रहता है। शुष्क और गर्म, नम और ठंडा, उच्च ऊंचाई वाले स्थान या रेगिस्तान क्षेत्र में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नम और ठंडा। रेबीज वायरस कहाँ किस प्रकार की जलवायु में, नम और ठंडे जलवायु में होता है अधिक। कह मलेरिया के लक्षण सबसे पहले किस अंग में विकसित होते हैं। रक्त में, जिगर में, हड्डी मज्जा में या फेफड़े में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिगर। नेक्स्ट तो देखिए कह रहा है डेंगू के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्यों गिरती है। वायरल टॉक्सिन के कारण, रक्तस्राव के कारण, अस्थिमज्जा की असफलता के कारण या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण। तो कह रहा है डेंगू के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्यों गिरती है। तो हमारा छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिमज्जा की असफलता के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है रेबीज का सबसे सटीक डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है। एलिसा, आरटीपीसीआर, निगरी बॉडी टेस्ट या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो कह रहा जो हमारा रेबीज का सटीक डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। तो हमारा रेबीज का आरटीपीसीआर, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरटीपीसीआर। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें कर 8वें क्वेश्चन तरफ। तो हमारा देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है मलेरिया परजीवी का कौन सा रूप मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जाता है। ट्रोफोजोइट, स्पोरोजोइट या गैमेटोसाइट या मेरोजोइट। तो मेरोजोइट। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है क्या मलेरिया में परजीवी का कौन सा मच्छर की लार ग्रंथि पाया जाता है। तो स्पोरोजोइट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा डेंगू वायरस कौन सा सीरो टाइप सबसे अधिक गंभीर संक्रमण उत्पन्न करता है। डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V4। तो कह रहा है डेंगू वायरस का कौन सा सीरो टाइप सबसे अधिक क्या संक्रमण उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक संक्रमण कौन उत्पन्न करता है। तो हमारा डेन V2। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो डेन V2 क्या है, सीरो टाइप क्या सबसे अधिक संक्रमण उत्पन्न करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 10वां क्वेश्चन रेबीज संक्रमण में हाइड्रोफोबिया क्यों होता है। गले की पेशियों के पश्चाघात के कारण, मस्तिष्क की सूजन के कारण, वायरल का तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव के कारण, पानी में रासायनिक परिवर्तन के कारण। तो कह रहा रेबीज संक्रमण में हाइड्रोफोबिया क्यों होता है। तो रेबीज संक्रमण के कारण हाइड्रोफोबिया क्यों होता है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गले की पेशियों के पश्चाघात के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मलेरिया के लिए प्राथमिक रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। टीकाकरण, मच्छरदानी और स्प्रे, जड़ी बूटियों का सेवन या अधिक पानी पीना। तो कह रहा मलेरिया के लिए प्राथमिक रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो हमारा 11वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छरदानी और स्प्रे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा डेंगू वायरस किसके माध्यम से फैलता है। दूषित जल, संक्रमित भोजन, संक्रमित मच्छर, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से। तो कह रहा डेंगू वायरस किसके माध्यम से फैलता है। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संक्रमित मच्छर। तो कह रहा है रेबीज का टीका कब लगाया जाना चाहिए। काटने के तुरंत बाद, लक्षण प्रकट होने के बाद, केवल गंभीर मामलों में या 6 महीने बाद।
तो कह रहा है रेबीज का टीका कब लगाया जाना चाहिए, तो हमारा 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काटने के तुरंत बाद। नेक्स्ट, कह रहा प्लाज्मोडियम वीवैक्स से संक्रमित मलेरिया की पुनरावृत्ति क्यों होती है, लीवर में हाइप्रोजोइट्स के कारण, या रक्त में कम प्लेटलेट्स के कारण, या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण, या एंटीबायोटिक्स की कमी के कारण। तो कह रहा प्लाज्मोडियम वीवैक्स से संक्रमित मलेरिया की पुनरावृत्ति क्यों होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर में हाइप्रोजोइट्स के कारण। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू शाक सिंड्रोम में कौन सा मुख्य लक्षण होता है, उच्च रक्तचाप, गंभीर रक्तस्राव और निम्न रक्तचाप, त्वचा का लाल होना, या हड्डी में दर्द। तो कह रहा डेंगू शाक सिंड्रोम में कौन सा मुख्य लक्षण होता है, तो हमारा 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंभीर रक्तस्राव और निम्न रक्तचाप। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा रेबीज संक्रमित जानवर के काटने पर घाव को कितनी देर तक धोना चाहिए, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 से 10 मिनट, या 20 मिनट तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 से 10 मिनट तक क्या करना चाहिए, घाव को धोना चाहिए। रेबीज संक्रमित जानवर के काटने से पर क्या घाव को 10 मिनट तक धोना चाहिए, 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट, करा मलेरिया के लिए प्रयोग की जाने वाली एसीटी में कौन सा प्रमुख दवा होती है, एसीटी आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, एसीटी का फुल फॉर्म होता है। तो आर्टिमिसिनिन, या क्लोरोक्विन, या डॉक्सीसाइक्लिन, या एमोक्सिलिन। तो हमारा राइट आंसर 17वें का क्या हो जाएगा, आर्टिमिसिनिन। तो मलेरिया के लिए प्रयोग की जाने वाली एसीटी क्या है, आर्टिमिसिनिन। नेक्स्ट, कर डेंगू से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना, मच्छरों के पनपने वाले स्थान को खत्म करना, एंटीबायोटिक्स से लेना, या अधिक पानी पीना। तो कह रहा डेंगू से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका हमारा क्या है, तो मच्छरों के पनपने वाले स्थान को ही क्या कर देना, खत्म कर देना। जहाँ मच्छर पनप रहे हैं उस स्थान को क्या कीजिए, साफ सुथरा रखिए, क्या होगा, डेंगू फैलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज के सबसे सामान्य वाहक जानवर कौन से हैं, कुत्ते और चमगादड़, बिल्लियां और खरगोश, चूहे और गिलहरियां, पक्षी और मेढक। तो कह रहा रेबीज के सबसे सामान्य वाहक जानवर कौन से हैं, तो हमारा 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ते और चमगादड़। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए डीडीटी का छिड़काव कहाँ किया जाता है, नदियों में, खुले मैदानों में, घरों और मच्छरों के प्रजनन स्थलों में, खेतों में। तो कह रहा मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए डीडीटी का छिड़काव कहाँ किया जाता है, तो हमारा 20वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरों और मच्छरों के प्रजनन स्थलों में। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू से संक्रमित व्यक्ति के में प्लेटलेट्स का सामान्य स्तर कब तक वापस आता है, 2 से 3 दिन, 5 से 7, 10 से 12, 15 से 20। तो कह रहा डेंगू से संक्रमित व्यक्ति में प्लेटलेट्स का सामान्य स्तर कब तक वापस आता है, तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 7 दिन। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज का सबसे खतरनाक चरण कौन सा होता है, उस्मायन चरण, न्यूरोलॉजिकल चरण, रिकवरी चरण, या संक्रमित मुक्त चरण। संक्रमण मुक्त चरण का रेबीज का सबसे खतरनाक चरण कौन सा होता है, तो हमारा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोलॉजिकल चरण। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया का परजीवी सबसे पहले किस मच्छर के शरीर में किस भाग में प्रवेश करता है, लार ग्रंथियाँ, पेट, रक्त, मस्तिष्क। तो कह रहा मलेरिया का परजीवी सबसे पहले किस मच्छर के शरीर में मच्छर के शरीर के किस भाग में प्रवेश करता है, तो हमारा 23वें का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, पेट। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू का पहला लक्षण आमतौर पर क्या होता है, तेज बुखार, त्वचा पर चकत्ते, जोड़ों में दर्द, आंखों में जलन। तो कह रहा डेंगू का लक्षण आमतौर पर क्या होता है, तो राइट आंसर होगा तेज बुखार। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज के लक्षण प्रकट होने के बाद जीवित रहने की संभावना कितनी % होती है, 10%, 5%, 1% से कम, या 50%। तो हमारा रेबीज के लक्षण प्रकट होने के बाद जीवित रहने की संभावना कितनी होती है, तो हमारा 1% से भी कम। यदि क्या हो गया, किसी को रेबीज हो गया तो क्या 1% से कम जीने की उसकी संभावना होती है। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया के कौन से रूप में सबसे गंभीर जटिलताएं देखी जाती हैं, प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, या प्लाज्मोडियम ओवेल, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो हमारा 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया के कौन से रूप में सबसे
गंभीर जटिलताएं होती है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम। नेक्स्ट कह रहा है डेंगू वायरस किस प्रजाति के मच्छर द्वारा फैलता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज एजिप्टी या फ्लीबोटोमस। तो कह रहा है डेंगू वायरस किस प्रजाति के मच्छर द्वारा फैलता है? तो हमारा एडीज एजिप्टी के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है रेबीज वायरस मुख्य रूप से शरीर में किस मार्ग से यात्रा करता है? रक्त परिसंचरण, लिम्फेटिक प्रणाली या परिधि तंत्रिका या पाचन तंत्र। तो कह रहा है रेबीज वायरस मुख्य रूप से शरीर में किस मार्ग से यात्रा करता है? तो हमारा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिधि तंत्रिकाएं। नेक्स्ट कह रहा है सेरेब्रल मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम के कारण रक्त वाहिकाओं में रुकावट, रक्तस्राव, इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया, फेफड़ों में संक्रमण। तो कह रहा सेरेब्रल मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम के कारण रक्त वाहिकाओं में रुकावट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा डेंगू बुखार में ब्रेन बोक फीवर क्यों कहा जाता है? अत्यधिक कमजोरी के कारण, जोड़ों और मांसपेशियों में तीव्र दर्द के कारण, हड्डियों में संक्रमण के कारण या प्लेटलेट्स की गिरावट के कारण। तो कह रहा डेंगू बुखार को ब्रेक बोन फीवर क्यों कहा जाता है? तो जोड़ों और मांसपेशियों में तीव्र दर्द के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।